दिल्ली के द्वारका डिस्ट्रिक्ट में एक इलाका है राजनगर। वहीं पे वर्मा फैमिली रहती थी। ये एक छोटा सा प्यारा परिवार था जो हमेशा साथ रहता था। विनोद वर्मा जो घर के बड़े थे, एक टेलीफोन ऑपरेटर का काम करते थे और उनकी वाइफ पुष्पा घर संभालती थी। उनका बेटा नितिन करोल बाग में नौकरी करता था और उसकी वाइफ पूजा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। ये फैमिली अपनी दुनिया में खुश थी। हर दिन खुशी और अपनापन से भरा हुआ था और उनकी खुशियों में और 4 चांद लग गया जब पता चला कि पूजा 6 महीने की प्रेग्नेंट है। जल्दी ही उनकी फैमिली में एक नई जिंदगी शामिल होने वाली थी। घर में एक्साइटमेंट और खुशियों का माहौल था। सबकी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही थी, बिना किसी टेंशन के। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। 18 अप्रैल 2008 की रात नितिन वर्मा अपने काम के एक लंबी और थकावट भरी दिन के बाद घर लौट रहा था। घर जल्दी पहुंचने की बेचैनी में उसने अपनी बाइक को थोड़ा तेज चलाया। जब वो बुद्ध जयंती पार्क के पास पहुंचा तो उसकी बाइक का टायर स्लिप कर गया और वो सीधा एक पेड़ से टकरा गया। नितिन की उंगलियों, हाथों और पैरों पर चोट लगी। इंजरी इतना सीरियस नहीं था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो काफी हिला हुआ था और उसे मदद की जरूरत थी। सबसे पहले उसने अपनी वाइफ पूजा को कॉल किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर उसने अपनी माँ पुष्पा को फोन किया, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। वो और ज्यादा परेशान हो गया। उसने अपने पापा विनोद वर्मा को भी कॉल किया, लेकिन उनका फोन भी कनेक्ट नहीं हुआ। आखिर में उसने घर का लैंडलाइन ट्राई किया, लेकिन वहां भी किसी ने उसके फोन को नहीं उठाया। अब तक उसकी परेशानी और बढ़ चुकी थी। उसने अपने चाचा विजय वर्मा को रात के करीब 12:04 में कॉल किया। उसने उनको एक्सीडेंट के बारे में बताया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो आके उसे पिक कर ले। साथ ही उसने अपने चाचा से यह भी रिक्वेस्ट की कि वो एक बार उसके घर जाकर उसकी फैमिली को चेक करे, क्योंकि बार बार फोन करने के बावजूद उसका फोन कोई नहीं उठा रहा था। नितिन के चाचा विजय वर्मा, जो उसके घर से कुछ ही दूर रहता था, तुरंत एक्शन में आ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विजय ने अपने 2 बेटे, जो उस समय अपने एक फ्रेंड के साथ थे, उनको कहा कि वो नितिन को देखने जाए और वहां से उसे पिक कर ले। और तीनों लोग बिना देर किए वहां से निकल पड़े। इसी बीच विजय ने अपने भाई विनोद वर्मा को कॉल किया, लेकिन उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। उन्होंने पुष्पा और पूजा को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। अब तो उनकी चिंता भी बढ़ चुकी थी, तो उन्होंने विनोद वर्मा के एक पड़ोसी वीरेंद्र सिंह को कॉल किया और उनसे कहा कि वो जाकर एक बार घर में चेक करे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। वीरेंद्र सिंह बिना किसी शिकायत के फौरन तैयार हो गया और सीधा वर्मा फैमिली के घर की तरफ निकल गया। वीरेंद्र ने बार बार डोरबेल बजाया, जोर जोर से नॉक किया और आवाज लगाई, लेकिन घर के अंदर से एक भी आवाज नहीं आई। हर तरफ सिर्फ खामोशी थी, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। परेशान होकर उसने विजय को कॉल करके सब कुछ बताया। वीरेंद्र की बातें सुन के विजय वर्मा की चिंता और बढ़ गई। उससे बोला कि अगर जरूरत पड़े तो दरवाजे का ताला तोड़कर देख ले। लेकिन जैसे ही वीरेंद्र ने डोर हैंडल पकड़ा, उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो लॉक्ड नहीं था। धीरे से उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर घुस गया, ये समझने की कोशिश करते हुए कि अंदर क्या हो रहा है। घर में एंटर करते ही उसने जो नजारा देखा, उसके पसीने छूट गए और वो डर और घबराहट से कांप उठा। नमस्कार, मैं हूँ साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसे ही देश दुनिया से क्राइम और इन्वेस्टिगेशंस की कहानियां सुनना पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव जरूर शेयर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है और मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद करता है। तो अब कहानी में वापस चलते हैं। घर के अंदर घुसते ही उसने देखा कि सीढ़ियों के पास एक बॉडी पड़ी थी। वो विनोद वर्मा की बॉडी थी। उसके शरीर पर कई घाव थे और वो खून से लथपथ था। ये देखते ही वीरेंद्र के होश उड़ गए। डर और खौफ से कांपते हुए वो फौरन घर के बाहर भागा और विजय को कॉल करके ये सब बताया। उसने वीरेंद्र को कहा कि वो अभी वहां पहुंच रहा है और अपने घर से जो सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर दूर था निकल गया। विजय जब विनोद के घर पहुंचा और अंदर गया तो जो उसने देखा, उसका दिल वहीं रुक गया। उसके भाई विनोद का बेजान शरीर वहीं पड़ा था जहां वीरेंद्र ने देखा था। वो नजारा इतना खौफनाक था कि विजय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अपने आप को कंट्रोल करते हुए वो पूजा की रूम की तरफ गया, लेकिन रास्ते में एक और खौफनाक सीन उसका इंतजार कर रहा था। उसकी भाभी पुष्पा वर्मा की बॉडी जमीन पर पड़ी थी। उसके शरीर पर भी वैसे ही अनगिनत घाव थे।
विजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया, लेकिन वो रुका नहीं और पूजा के रूम की तरफ बढ़ता गया। दरवाजा खोलते ही एक और खौफनाक मंजर उसके सामने था। पूजा का बेजान शरीर दरवाजे के पास पड़ा था। रूम का हर कोना खून में डूबा हुआ था। सोफा, बेड, दीवारें, सब कुछ लाल था। दिल दहला देने वाले इस मंजर ने विजय को हिलाकर रख दिया। वो घबराकर घर से बाहर भागा। उसके दिमाग में हजारों सवाल और डर घूम रहे थे। 1 मिनट वेस्ट किए बिना उसने पुलिस को फोन किया और सब कुछ बता दिया। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। पुलिस तेजी से उस पते पर पहुंची। घर पर घुसते ही उनके सामने एक खौफनाक मंजर था। 3 लोगों की लाशें फर्श पर पड़ी थी। हर तरफ सन्नाटा और खून के निशान। पुलिस ने तुरंत अपनी जांच शुरू कर दी, ये समझने के लिए कि यह हत्या किसने और क्यों की। शुरुआत में लगा कि शायद ये किसी डकैती का मामला है जो खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया, लेकिन जब पुलिस ने घर का कोना कोना छान मारा, कपबोर्ड, अलमारी और वो जगह जहां आमतौर पर पैसे और ज्वेलरी रखी जाती है, तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गायब नहीं हुआ था। यहाँ तक कि पुष्पा और उनकी बहू पूजा भी अपनी सोने की ज्वेलरी पहने हुई थी। इससे साफ हो गया कि चोरी इसका मकसद नहीं था। इसी दौरान नितिन को उसके अंकल विजय का कॉल आया। विजय ने उसे इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया। नितिन ने कहा कि वो पहले से ही घर के बाहर है और अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। विजय फौरन बाहर आया, लेकिन पुलिस ने नितिन को अंदर जाने से रोक लिया। नितिन अंदर जाकर खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है, कैसे हुआ और किसने किया। जैसे ही उसे अंदर जाने दिया गया, उसने जो देखा उससे उसकी हालत खराब हो गई। घर का नजारा इतना डरावना था कि नितिन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। क्योंकि वो पहले से ही घायल था, उसे फौरन दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती कर दिया गया। उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी और उधर पुलिस ने लाशों की जांच शुरू की। तीनों पर बेरहमी से हमला किया गया था। खासकर विनोद वर्मा के शरीर को देखकर पुलिस दंग रह गई। उसे 18 बार चाकू से गोदा गया था। छाती, पेट और गर्दन पर गहरे घाव थे। पुलिस को साफ समझ आ गया कि यह कोई डकैती नहीं बल्कि नफरत से भरी साजिश थी। लेकिन इतना गुस्सा और इतनी नफरत किससे हो सकती है? जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने परिवार की हिस्ट्री पर ध्यान देना शुरू किया, खासकर विनोद वर्मा की जिंदगी पर, यह जानने के लिए कि कहीं उनका कोई दुश्मन तो नहीं था। पुलिस अब इस बात की तहकीकात में जुट गई कि कहीं कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट या ऐसा कोई वजह तो नहीं था जिसने इतनी भयानक वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले उन्होंने वीरेंद्र सिंह से पूछताछ शुरू की, क्योंकि वही सबसे पहले घर के अंदर गया था। वीरेंद्र ने बताया कि उसे विजय का कॉल आया था, जिसने कहा कि वो घर जाकर देखे क्योंकि किसी का फोन नहीं लग रहा था। उसने दरवाजे पर पहुंचकर घंटी बजाई। कई बार दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं मिला। आखिर में जब उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वो खुल गया। दरवाजा लॉक नहीं था, बस हल्का सा बंद किया गया था। ये बात अजीब थी, क्योंकि आधी रात में घर का मेन डोर कोई भी खुला नहीं छोड़ता है। उसने उस रात की सारी बातें पुलिस को बताई। उधर पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी। उन्होंने घर से सबूत जुटाने शुरू किए, जगह जगह से फिंगरप्रिंट्स लिए और हर छोटी बड़ी चीज का मुआयना किया। तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल भेज दिया गया। वहीं नितिन, जो पहले से ही उसी हॉस्पिटल में भर्ती था, पुलिस की जांच का हिस्सा बन गया। बाद में नितिन को इलाज के लिए किसी और अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। दीनदयाल अस्पताल में जब तीनों लाशों का पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टर भी खौफ में आ गए। चोटों की गिनती और गंभीरता से सब शॉक हो गए थे। विनोद को 18 बार चाकू मारा गया था, पुष्पा को 14 बार और पूजा, जो गर्भवती थी, उसे 49 बार चाकू से गोदा गया था। यह सबूत था उस क्रूरता और गुस्से की जिसने इस जघन्य अपराध को जन्म दिया था। हमलों की बेरहमी ने सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस अब पूरी तरह से मान चुकी थी कि यह डकैती का मामला नहीं है, बल्कि किसी गहरी नफरत का नतीजा है। सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और परिवार के लोगों, पड़ोसियों, दोस्तों और सहकर्मियों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान विनोद वर्मा की जिंदगी के कुछ पहलू सामने आए। पहले वो पालम गांव में रहते थे, लेकिन 2004 में उन्होंने दिल्ली में एक घर खरीदा और अपने परिवार के साथ वहां बस गए। हालांकि पुलिस की गहन पूछताछ और जांच के बाद भी विनोद की जिंदगी में कोई दुश्मनी या विवाद सामने नहीं आया। इससे पुलिस को शक हुआ कि शायद कातिल परिवार के अंदर का ही कोई सदस्य हो सकता है। इस शक की गहराई में जाने के लिए पुलिस ने वर्मा परिवार के चारों सदस्यों, विनोद, उनकी पत्नी, उनके बेटे नितिन और बहू पूजा के कॉल रिकॉर्ड खंगालने का फैसला किया। जांच शुरू हुई। माता पिता और पूजा के कॉल रिकॉर्ड में कुछ भी अजीब नहीं था। उनके आखिरी कॉल्स जान पहचान के लोगों के साथ थे।
और उनका कन्वर्सेशन ऐसा नहीं था जिस पर कुछ भी शक हो सके। लेकिन जब पुलिस ने नितिन के कॉल रिकॉर्ड की जांच की तो उसमें एक अजीब बात सामने आई। यह एक ऐसा सुराग था जिसने पुलिस का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। 18 अप्रैल की उस खौफनाक रात की जांच अब पूरी तरह से नितिन पर फोकस हो चुकी थी। उस दिन नितिन ने अपने पड़ोस के किसी व्यक्ति को 21 कॉल किए थे। घटना के समय नितिन सफदरजंग अस्पताल में भर्ती था, जहां वो अपनी चोटों का इलाज कर रहा था। 19 अप्रैल की शाम तक उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और पुलिस ने तुरंत उसे पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। पुलिस ने उससे घटना से पहले की पूरी कहानी बताने को कहा। नितिन ने वही कहानी दोहराई जो वो पहले भी बता चुका था कि वो काम से घर लौट रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और जब उसने अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अपने अंकल विजय को कॉल किया। उसने पूरी घटना का ब्यौरा दिया लेकिन पुलिस उसकी बातों से संतुष्ट नहीं हुई। नितिन की चोटें उसकी कहानी से मेल नहीं खा रही थी। डॉक्टरों ने नोट किया कि उसके शरीर पर मौजूद खरोंचे सड़क दुर्घटना से हो सकती थी, लेकिन कटने के घाव बहुत अजीब थे। ये कट्स उसके हाथों और थाइस पर पाए गए थे और उनके निशान उसके माता पिता और पत्नी की चोटों से मेल खाते थे। जब पुलिस ने उसके बताए एक्सीडेंट की जगह पर जांच की तो वहां ऐसा कोई नुकीला सामान नहीं मिला जिससे उसकी ये चोटें हो सकती थी। उन चोटों के बारे में पूछने पर नितिन कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। पुलिस का शक और गहरा हो गया जब उन्होंने नितिन की कॉल हिस्ट्री देखी। कॉल रिकॉर्ड से यह साबित हो गया कि उसने झूठ बोला था कि उसने अपने परिवार को कॉल किया था, बल्कि उसने अपने परिवार में से किसी को भी एक बार भी कॉल नहीं किया। एक्सीडेंट के बाद उसने सीधा अपने अंकल विजय को फोन किया था। यही नहीं बल्कि नितिन का दावा था कि वो उस रात देर से घर लौट रहा था, लेकिन रात 10 बजे की एक कॉल ने उसकी कहानी को झूठा साबित कर दिया। उस समय उसने अपने साले राहुल, जो पूजा वर्मा का भाई था, उससे बात की थी। राहुल ने पुलिस को बताया कि उस कॉल के दौरान नितिन ने कहा था कि वो पहले ही घर पहुंच चुका है। जब पुलिस ने नितिन को इन सबूतों के साथ घेरा तो वो टूट गया। सख्त पूछताछ के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सच्चाई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। नितिन ने अपने माता पिता और 6 महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी थी। उसका यह कबूलनामा सुनकर पुलिस भी शॉक हो गई और इससे उस भयानक रात की सच्चाई सामने आ गई। जनवरी 2007 में नितिन और पूजा ने लव मैरिज की थी। ये शादी दोनों परिवार के लिए खुशी का मौका था। पूजा का परिवार वेस्ट दिल्ली में रहता था, जो उसके ससुराल से महज 14-15 किलोमीटर की दूरी पर था। शादी के बाद नितिन और पूजा का जीवन कुछ समय तक बहुत अच्छा चला और जल्द ही पूजा प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें आने लगी। झगड़े बढ़ते गए और माहौल बहुत सीरियस हो गया। इन झगड़ों के दौरान नितिन के माता पिता पुष्पा और विनोद अक्सर पूजा का साथ देते थे। ये बात नितिन को खटकने लगी और उसका गुस्सा और नाराजगी बढ़ने लगी। धीरे धीरे नितिन के मन में अपने पत्नी को खत्म करने का ख्याल आने लगा। 18 अप्रैल की रात वही रात थी जब सब कुछ बिखर गया। पहली मंजिल पर बने उनके बेडरूम में एक और बहस शुरू हुई। कमरे में एक किचन का चाकू पड़ा हुआ था। नितिन पिछले 10 दिनों से पूजा की हत्या का प्लान कर रहा था, लेकिन गुस्से के एक पल में उसने अपना कंट्रोल खो दिया। वो अपनी गर्भवती पत्नी पर टूट पड़ा। बेकाबू गुस्से में उसने पूजा पर चाकू से 42 बार वार किया। उसका गला रेत दिया और उसके शरीर को जख्मों से भर दिया। उनके रूम से आ रही चीखों को सुनकर उसकी मां पुष्पा दौड़ती हुई आई। उन्होंने नितिन को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में नितिन ने उन पर भी हमला कर दिया। पुष्पा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सोफे पर गिर गई और उसी दौरान नितिन ने उन्हें 14 बार चाकू से गोद दिया। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर विनोद वर्मा ये सब सुन रहे थे। उन्होंने नीचे से आवाज देकर पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के चलते वो ऊपर नहीं जा सकते थे। उनकी आवाज सुनकर नितिन, जो अब खून से सना हुआ था, नीचे आ गया। वहां पहुंचकर उसने अपने पिता पर भी हमला कर दिया और उन्हें 18 बार चाकू मारा। अपने माता पिता और पत्नी से हुई इस झड़प के दौरान नितिन को भी चाकू से चोटें आई, क्योंकि सभी ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। यह भयानक घटना रात के 9:25 और 9:30 के बीच कुछ ही मिनटों में हुई थी, लेकिन इसके निशान हमेशा के लिए रह गए। हत्या के बाद नितिन अपनी बाइक पर फरार हो गया। उसने अपने खून से सने हुए वेस्ट, एक टॉवल और चाकू पालम के पास रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि अपने अपराध को छुपा सके। लेकिन नितिन का प्लान यही नहीं था। उसने एक फर्जी एक्सीडेंट स्टेज किया। बाइक को जानबूझकर गिराकर खुद को मामूली चोटें दिलवाकर यह दिखाने की कोशिश की कि वो किसी हादसे का शिकार हुआ था।
रात के 12:04 में नितिन ने अपने चाचा विजय को फोन किया और झूठ बोला कि उसका परिवार उसके फोन का जवाब नहीं दे रहा है, जबकि उसने असल में उन्हें कॉल भी नहीं किया था। ये सब कुछ नितिन अपने अपराध को छुपाने के लिए कर रहा था। लेकिन जब जांच शुरू हुई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। 18 अप्रैल को हुई हत्याओं के दिन नितिन ने पास में रहने वाली एक लड़की रागिनी को 21 कॉल किए थे। रागिनी जो 19 साल की थी, नितिन के साथ एक रिश्ते में थी जो शादी से पहले का था। नितिन और रागिनी का अफेयर तब से चल रहा था जब नितिन ने पूजा से शादी की थी। शादी के बावजूद नितिन रागिनी से मिलता रहा। रागिनी जो सिर्फ 19 साल की थी, अपनी 20वीं सालगिरह पर नितिन से शादी करने का प्लान बना रही थी, जो वो पूजा से छुटकारा पालेगा। ये सीक्रेट अफेयर सभी से छुपा था, रागिनी के परिवार से, नितिन के परिवार से और पूजा से भी। जब पूजा गर्भवती हुई तो घर में एक नए मेहमान के आने की खुशी छाई हुई थी। सभी खुश थे, लेकिन जैसे जैसे पूजा की प्रेगनेंसी बढ़ी, उसने नितिन का एक गहरा राज जान लिया। उसने ये पता किया कि शादी से पहले नितिन 2 महिलाओं के साथ संबंध में था। एक से शादी की और दूसरी के साथ उसका अफेयर चल रहा था। जब पूजा को यह सब पता चला तो उसने अपने ससुराल वालों को सब कुछ बता दिया। लेकिन ये चौंकाने वाली बातें यहीं नहीं रुकी। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। यह पता चला कि नितिन वर्मा असल में पुष्पा और विनोद वर्मा का गोद लिया हुआ बेटा है। उसको बचपन में किसी ने पैदा होते ही कचरे में फेंक दिया था और तब से पुष्पा और विनोद ने उसकी परवरिश की थी अपने बच्चे की तरह। इस खुलासे ने नितिन के पूरे जीवन और उसकी खौफनाक हत्याओं के बारे में और भी अंधेरे रहस्यों को उजागर कर दिया। विनोद और पुष्पा ने नितिन को अपनी जिंदगी में खुले दिल से स्वागत किया था। उस समय उनके खुद के बच्चे नहीं थे और नितिन जो एक गोद लिया हुआ बेटा था, उनकी जिंदगी का उजाला बन गया। नितिन के गोद लिए जाने की कहानी कुछ ही लोगों को पता थी, जिनमें उसके अंकल विजय भी थे। लेकिन ज्यादातर लोग, यहाँ तक कि पूजा भी नहीं जानती थी कि नितिन गोद लिया हुआ था। हालांकि नितिन को प्यार और देखभाल के साथ पाला गया था और उसे कभी भी ये एहसास नहीं दिलाया गया था कि वो एक गोद लिया हुआ बेटा है। लेकिन उसने उन्हीं माता पिता को बेरहमी से मार डाला जिन्होंने उसे बचाया और पाला, और ये सब सिर्फ एक लड़की के प्यार के लिए। नितिन के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने रेलवे ट्रैक के पास से खून से सना हुआ वेस्ट, टॉवल और चाकू बरामद किया। चाकू पर नितिन के फिंगरप्रिंट्स पाए गए। चार्जशीट दाखिल की गई और कोर्ट का प्रोसेस शुरू हो गया। रागिनी को भी गवाही देने के लिए बुलाया गया। पुलिस ने रागिनी से पूछताछ की और यह पाया कि वो नितिन के इरादों से पूरी तरह अनजान थी। उसने सिर्फ इतना ही बताया था कि दोनों कहीं दूर भागकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे। नितिन के माता पिता को शुरू में इस अफेयर के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब पूजा को इसका पता चला तो पूरा परिवार जान गया। करीब 32 लोगों ने गवाही दी और मजबूत सबूत पेश किए। 16 अगस्त 2012 को नितिन को हत्याओं का दोषी पाया गया। 4 सितंबर 2012 को सेशन कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई, ये कहते हुए कि वो समाज के लिए खतरा है। लेकिन नितिन ने हाई कोर्ट में अपील की और 6 सितंबर 2013 को उसकी मौत की सजा को उम्र भर की सजा में बदल दिया गया। कोर्ट ने नितिन के गुस्से में किए गए अपराध और उसके पहले के साफ सुथरे रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया, और आज नितिन वर्मा उम्र कैद की सजा काट रहा है। तो आज की कहानी बस यहीं तक। आपका इस केस को लेकर क्या सोच है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अगली बार फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।